तो आज इस कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मानस पत्रिका के महान संपादक तारपुत्र दीपक जी से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं अपने सभी अतिथियों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि तकनीक के क्षेत्र में थोड़े से नए हैं हम। और खास करके इस तरह के वीडियोस, इस तरह के वेबसाइट पे आकर के लाइव होना, तो थोड़ा सा लेट हो गया, 10-15 मिनट का लेट हो गया है। तो मैं माफी के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हमारे अग्रज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं विंध्याचल सर का इस मानस पटल पे बेहद स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि आप बराबर एक ओजस्वी वक्ता भी हैं और बराबर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और जिस तरह से आप हर एक प्रेमचंद की प्रासंगिकता, आज की जो विषय है, उस विषय को आप कल के प्रिया प्रसंग में भी हमने आपको सुना, और आए दिन हम आपको सुनते रहते हैं। और बिल्कुल नए संदर्भों में, हर एक विषय को बिल्कुल नए संदर्भ में, जो प्रासंगिक संदर्भ है, जिसपे लोग बात करना चाहते हैं, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे विषयों पे आप अपनी बात रखते हैं। तो मैं ऐसे ओजस्वी वक्ता को मानस के पटल पे बेहद स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। आज भी हम सब मानस के जितने भी सदस्य हैं आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसी कड़ी में मानस के पहले दिन से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर दिलीप दीपक सर का मैं बेहद स्वागत करना चाहता हूँ। इस मानस के आज के इस पटल पर, इस काव्य गोष्ठी में, सॉरी माफ कीजिएगा, इस गोष्ठी में, वैचारिक गोष्ठी में, क्योंकि हम लोग बराबर काव्य गोष्ठी करते रहते हैं, तो अभी भी वो जुबान पे बैठी हुई है। तो सर चूंकि एक अच्छे गीतकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं और बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं। कई लोग होता है कि प्रोफेसर बनने के बाद थोड़ा सा अपने आप को एलीट क्लास का, उच्च दर्जे का समझने लगते हैं, लेकिन ये चूंकि जितना गांव से जुड़ रहे हैं, वो इनके काव्य में आप इनके काव्य से जुड़ करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर लोकगीतों पे बराबर काम कर रहे हैं, भोजपुरी जैसे लोग संस्कृति पे काम कर रहे हैं। तो सर का काम बहुत व्यापक है, जिसपे हम कभी अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि आज प्रेमचंद को, हमें प्रेमचंद के बहाने से ज्यादा से ज्यादा सर को सुनना है, तो मैं सर का बेहद स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी गुरु माँ विभा शंकर मैम हम सबके बीच जुड़ी हुई हैं, और मैम बीएचयू से ही पीएचडी की हैं और बीएचयू से इनकी पूरी पढ़ाई हुई है। इसके अलावा काशी विद्यापीठ में इन्होंने अपनी लगभग 3 साल तक सेवा दी है, और उसके बाद झारखंड में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत लगभग 15 साल से वहाँ बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, अब एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हैं। तो मैं मैम का बेहद स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ मानस के पटल पे। मैम की लगभग 2 किताब हम लोग के बीच है, जिसमें एक झारखंड के ऊपर, झारखंड के काव्य को लेकर के, झारखंड में जो वहाँ के लेखक हैं उनके ऊपर लिखी गई थी किताब एक वो, और एक और मुक्ति बोध की इनकी किताब, मैम की किताब है। तो मैम चूंकि अच्छे लेखक भी हैं और बराबर लिखती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगता है कि कभी भी किसी भी नामांकुर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, मैम उनको पूरी तरह से सींचने का प्रयास करती हैं, उनके आत्मसंबल को पूरी तरह से इनरिच करती हैं, बढ़ाने का प्रयास करती हैं। और अच्छा लगता है कि हमारे जैसे युवा साथी जब कुछ करने का प्रयास करती हैं, तो मैम उनका अभिनंदन करती हैं, स्वागत करती हैं, और उन्हें आगे लाने के लिए प्रयास करती हैं कि आप लोग आगे आइए, आप लोग अच्छा काम कर रही हैं, बराबर सराहती हैं। तो मैम का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मानस के पटल पे, कि आपने हम सब के लिए इतना समय निकाला। और आज प्रेमचंद जी को हम उनकी स्मृति को याद कर रहे हैं, उन्हें उनके बहाने से आज हम लोग बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैम का भी मैं बहुत बहुत
स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस पटल पे। बस 1-2 मिनट में अपनी बात मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि सभी हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट वक्ता और मुख्य वक्ता हमारे बीच हैं, तो हमें उनको सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम जब प्रेम की प्रासंगिकता की बात करते हैं, हमारा विषय भी आज का यही है कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता। तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हमें आज वो तमाम वर्ग, वो तमाम लोग याद आते हैं जो समाज के किसी हाशिए पे पड़े हुए हैं। कल किसी बंधु ने कहा था कि तमाम प्रेमचंद के जो नायक हैं बिल्कुल साधारण हैं, साधारण नायक। उनके यहाँ कोई धीरोदात्त नायक और कोई सर्वगुण संपन्न नायक नहीं है। उनके यहाँ संघर्ष जीवी नायक है। जो भी नायक है वो संघर्ष करता हुआ नजर आता है। तो हम आसपास में, चूंकि भारत की आबादी इतनी है और इसमें अधिकांश लोग अभी भी उसी वर्ग से हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई किसान हैं, कोई मजदूर हैं, कोई कोई इसी में से विद्यार्थी जीवन में है। तो मैं प्रेमचंद की एक पंक्ति को कोट करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विमल को कहूंगा कि प्रेमचंद कहते हैं कि कलम का मजदूर, जब तक प्रत्येक दिन, जैसे कोई व्यक्ति दिहाड़ी करता है उसके बाद उसको रात का एक अच्छा भोजन मिल पाता है, उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अगर लेखक है, अगर वो सृजक है, अगर वो साहित्यकार है, अगर वो नहीं लिख पा रहा है, अगर कुछ नहीं लिख रहा है, तो उसे भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे प्रेमचंद थे हमारे बीच। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति को याद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बड़े साहित्यकार, कथा सम्राट को हम एक नए दृष्टिकोण से आज देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम कई सारी चीजें जो उनकी स्थापनाएं रही है वो आज किस तरह से प्रासंगिक है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि विमल आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम लोग अपने अतिथि वक्ता और मुख्य वक्ता को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छे से स्वागत में वक्तव्य दिया। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मुख्य वक्ता के डॉक्टर दिलीप दीपक जी से पूछता हूँ कि आप इस विषय पर, प्रासंगिकता विषय पर आज गोष्ठी हो रही, विषय पर अपने विचार व्यक्त करें हम सबके बीच। धन्यवाद विमल जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर विभा मैम, विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर विंध्याचल जी, संचालक विमल जी और मानस पत्रिका के यशस्वी संपादक और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार आर्यपुत्र दीपक जी और हमारा पूरा मानस परिवार। सबसे पहले तो मैं प्रेमचंद जयंती की लगभग आज वे अगर होते तो 140 वर्ष के होते, तो सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और मानस परिवार को इस आयोजन के लिए दोबारा पुनः बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है प्रेमचंद्र की प्रासंगिकता, क्योंकि मैं आलोचक नहीं हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, गीत गज़ल लिखता हूँ, कहानियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ प्रेमचंद को पढ़ करके, तो मैं आलोचकीय दृष्टिकोण से प्रेमचंद या प्रेमचंद के साहित्य को मापने की कोशिश नहीं करता। इसलिए पहला एक शिकायत मेरी रहती है हमेशा, जब किसी रचनाकार या उसके साहित्य को लेकर के, उसकी किसी कृति को लेकर के प्रासंगिकता का जब प्रश्न उठाया जाता है तो मैं थोड़ा असहज हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि उस रचना के या उस रचनाकार के प्रति ये थोड़ी हमारी ज्यादती है। हर रचनाकार का अपना एक समाज होता है, एक समय होता है, एक दायरा होता है।
और ये समाज, ये दायरा और समय वक्त के साथ बदलता रहता है। तो अगर हम हर समय, हर पीढ़ी के बाद, वो दशकों बाद हो या सैकड़ों वर्षों की बात हो, प्रासंगिकता ढूंढते रहें अगर, तो बहुत बार उसकी रचना में बहुत सी कमियां नजर आएंगी। और अगर मैं एक रचनाकार की हैसियत से बात करूं और एक पाठक की हैसियत से बात करूं, तो रचनाकार के साहित्य में कमियां ढूंढना, देखना ठीक नहीं लगता है। वो उसके दोषों को छोड़ देना चाहिए और उसमें जो बेहतर है उसको ग्रहण करना चाहिए, मैं मानता हूँ। क्योंकि जो हम कमी ढूंढते हैं तो उसका कद कम होने लगता है। रचनाकार का रचना धर्म जो है या रचना कार्य जो है, वर्तमान परिस्थिति को ले लें या अतीत को ले लें, हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। और रचना कार्य कह सकते हैं घाटे का सौदा रहा है। प्रेमचंद के फटे जूते इसके उदाहरण हो सकते हैं कि एक बड़ा नाम एक ढंग का जूता भी अपने जीवन में नहीं खरीद सका। तो इसके बावजूद अगर हम प्रेमचंद की आलोचना उनकी किसी कृति के, किसी पात्र के या किसी वाक्य को लेकर के करने लगे, जैसे कभी कभी तुलसीदास को लेकर के हम बात करते हैं तो ऐसी चीजें आती हैं, तो थोड़ा मैं असहज होता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रासंगिकता चूंकि चलन में है तो सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ प्रासंगिकता की जगह पे अगर हम महत्व शब्द पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सभी विद्वान लोग हैं, हम जो करें। मैंने पहले ही कहा कि मैं आलोचकीय दृष्टिकोण से प्रेमचंद को न पढ़ता हूँ न देखता हूँ। मैं कवि और रचनाकार की हैसियत से ही मैं प्रेमचंद को देखता हूँ। और मैं उस दृष्टिकोण से अपने बाल्यकाल की 2 घटनाओं को उनकी 2 कहानियों से जोड़ करके आपके सामने रखना चाहूँगा। बचपन के पाठ्यक्रमों में हमें उनकी 2 कहानियां पढ़ने को मिली थी। एक 2 बैलों की कथा और ईदगाह, प्रसिद्ध कहानी। इसके बाद पंच परमेश्वर हम पढ़ते हैं। प्रासंगिकता का प्रश्न उठाते हैं, महत्व का प्रश्न उठाते हैं, तो मैं बाल्यकाल में उन 2 कहानियों के प्रभाव को मैं आपके सामने अपने मानस पटल पर क्या पढ़ा था उसको मैं बताऊं। वो 2 बैलों की कथा में मोती और हीरा नाम का जो 2 बैल हैं, उन 2 बैलों की कथा को पढ़ने के बाद उन 2 बैलों से जो जुड़ाव होता है मेरा, मैं भी अपने घर के जोड़ी के उन 2 बैलों को उनकी तरह देखने लगता और उनका नामकरण मैं हीरा और मोती करता। बालमन जब उन दोनों बैलों को देखता है तो उस प्रेमचंद के उन दोनों बैलों के आपसी संवादों को याद करता है। वो जब नाद पर चारा चुगते हुए अपनी गर्दन हिलाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मुझे महसूस होता है जब वो घर की देहरी की तरफ देखते हैं तो मुझे महसूस होता है कि वो कुछ मांग रहे हैं। मैं घर में भाग कर जाता था, दादी से, माँ से कहता था कि हीरा मोती रोटी मांग रहे हैं, मैं रोटी ले जाकर देता। तो पात्र का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद वो उनका साला था। जब वो मांग के ले जाता है, और ये हम चूंकि मैं गांव में रहा हूँ, गुजरा है, गया नाम था सर उसका। जी गया, हाँ। तो वो जब मांग के ले जाता है और उन बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है जो गया करता था, तो जब हमारे घर से भी बैल रिश्तेदारियों में या मित्रों के यहाँ जुताई के लिए ले जाए जाते थे, तो मैं ताकीद करता था अपने बड़े पापा को, पिताजी को, दादी को कि उनको ताकीद कर दो, उनसे कह दो कि इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सही से खिलाएंगे कैसे। तो प्रेमचंद्र की उस 2 बैलों की कहानी ने पहली बार घर के पशु से जोड़ना मुझे सिखाया, और वो 2 बैलों के बाद मैं आज तक किसी दूसरे पशु से जुड़ नहीं पाया।
मैं गांव में जरूर रहता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उन 2 बैलों के बाद मैं किसी अन्य पशु को, घर पे बहुत से पशु हैं लेकिन मैं उनको चारा नहीं दे पाता। ये मेरे जीवन की विडंबना है। अतीत में क्या होगा नहीं कह सकते। दूसरी कहानी है ईदगाह। ईदगाह में हमीद और अमीना की जो कहानी है, दादी और पोते की जो कहानी है, मैं नहीं कहता कि मेरे और हमीद के या मेरी दादी और अमीना की पृष्ठभूमि एक जैसी है, लेकिन इतना तो है कि पोते का दादी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उसे ख्याल रखना चाहिए। ये हमीद की ये प्रेमचंद की कहानी नहीं सिखाती। जब मैं कभी बाजार जाता था, जो कुछ खाता था दादी के लिए ले आता था। दादी याद में रहती थी, जो हमीद के मेले में रहती थी, ध्यान में रहती थी। दादी का मुझसे जुड़ा हुआ और एक अच्छा रिश्ता रहा। अब दादी नहीं है तो याद करते हैं। तो प्रेमचंद अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से, अपने चरित्रों के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं अपने संबंधों से। ये मुझे लगता है ये उनकी पहली प्रासंगिकता है। वर्तमान में नैतिकता और संबंधों का जिस ढंग से पतन हो रहा है, उस स्थिति में प्रेमचंद के पात्र, प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद के उपन्यास प्रासंगिक हो। इसके बाद अगर हम प्रेमचंद के उपन्यासों में, क्योंकि उनका अगर हम रचना संसार को लें तो पूरे 56 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 15 से अधिक उपन्यास, हिंदी उर्दू मिला करके 300 से अधिक कहानियां, 10 से अधिक अनुवाद, या यूं कहें हजारों पृष्ठों के 3 नाटक भी हैं, हजारों पृष्ठों के तमाम आलेख, निबंध, संपादकी वगैरह उन्होंने लिखा है। तो उनका रचना संसार बहुत व्यापक है और उसका एक कारण भी है, क्योंकि वो कहते भी हैं कि मैं कलम का मजदूर हूँ और जिस दिन मैं कुछ लिखता नहीं हूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का मन नहीं करता, भोजन करने का मन नहीं करता, ये वो कहते हैं। तो ये जो उनकी लेखन के प्रति जो समर्पण था, जब मैं याद करता हूँ, मैं स्वयं एक लेखक, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं एक लेखक की तौर से भी बात करूँ तो लिखने की इच्छा जगती है। वो आलस्य भागता है जो लेखकों में अक्सर पाया जाता है, जिसके बाद बहुत कुछ वो जो सृजन करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो प्रेमचंद नए लेखकों को प्रेरित भी कर सकते हैं या करते हैं, मुझे तो उन्होंने किया है। प्रासंगिकता को लेकर के अगर हम बात करें तो हमें 2-3 चीजों को जरूर याद रखना चाहिए कि प्रेमचंद के साहित्य में जो समस्याएं उठाई गई थी, उनका दौर अगर हम लें तो हिंदी काव्य की बात करें तो द्विवेदी और छायावाद के दौर का है। उस दौर में, और हम गुलामी के दौर में थे, उपनिवेशवाद के दौर में थे। उस दौर में उस दौर में जो समाज का राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो परिस्थितियां थीं, क्या वो समाप्त हो गई हैं? जिनको उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया, जैसे दहेज की समस्या को ले लीजिए, अनमेल विवाह की समस्या को ले लीजिए, या फिर सांप्रदायिकता को ले लीजिए, या फिर आर्थिक विषमता को ले लीजिए, किसानों की दयनीय स्थिति को ले लीजिए, छुआछूत या अस्पृश्यता के विषय को ले लीजिए। इन तमाम जो संदर्भ उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं, क्या वे समाप्त हो गए हैं? यदि हैं तो प्रेमचंद प्रासंगिक हैं बिना किसी संदेह के। 2-3 चीजें और भी अगर कहें तो अस्पृश्यता ने अपना रूप बदला है जरूर, लेकिन छुपे रूप में वो भयावह होती गई। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी, आर्टिकल 15, जिसमें 20 रुपए की दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर के एक ऐसी घटना दिखाई गई थी जिस पे बात करने में प्रभुत्व वर्ग की जबान लड़खड़ाती। तो समस्या है, जाति के नाम पर आज भी पददलित किया जाता है और
हालांकि प्रेमचंद के यहाँ अगर हम दुनिया का प्रसंग लेंगे, दुनिया में कह रहा हूँ, पात्र में भूल रहा हूँ नाम उसका, सिलिया 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 का प्रसंग लेंगे तो वहां पे चमारों का जो कुनबा है वो ज्यादा प्रासंगिक है और ज्यादा सजग भी है। वो तमाम बातों के साथ माता दीन को अपनी बिरादरी में शामिल कर देता, हड्डी को मुंह में प्रवेश करा के। और इसी संदर्भ में मैं एक घटना को, एक कथानक का जो शरण कुमार लिम्बाले के आत्मकथा में आया है अक्करमासी में, वहां पे भी एक प्रसंग है। वहां पे प्रसंग ये है कि कुछ सवर्ण युवकों द्वारा दलित महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और प्रतिक्रिया स्वरूप वे दलित युवक भी उन सवर्ण महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ वो व्यवहार करते हैं। परिणाम में सवर्णों द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फर्जी केस बनाकर जेल में भेजा जाता है और जेल से आने के बाद उनकी पत्नियों के पास वो नाजायज बच्चे होते हैं, जो भयभीत करता है। शरण कुमार लिम्बाले का वो जो कथानक है जिसमें वो घटना है वो भयभीत करती है, डराती है, किसी प्रकार के विरोध के लिए, किसी प्रकार के अवरोध के लिए दलित वर्ग के लिए। प्रेमचंद्र ने अपने घटनाक्रम में, अपने उस गोदान उपन्यास में उसे चरितार्थ करके, संभाव्य करके दिखा दिया। विद्रोह समाज के की किसी बुराई के प्रति हो या किसी ऐसी व्यवस्था के प्रति हो, वो सबसे पहले मानस पटल पे घटित होती है, उदाहरण के तौर पर, तब वो व्यवहार में आती है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों में, अपने कहानियों में उन सभी चीजों को संभाव्य करके दिखाया है। चाहे उन्होंने गांव की वो खूबसूरत तस्वीर, आज भी वो गांव ऐसे नहीं दिखते हैं जैसा प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है। तो इन सब संदर्भों को अगर हम देखें तो प्रेमचंद्र आज भी प्रासंगिक नजर आते हैं। तमाम ऐसे उद्धरण उनके कहानियों से या उपन्यासों से हम ले सकते हैं जिनको लेकर लोगों को असहमति होती है। इसमें कफन कहानी में घीसू और माधव की असंवेदनशीलता को लेकर के प्रश्न उठते हैं, जमींदारों के व्यवहार को लेकर प्रश्न उठते हैं। ये सत्य है कि घीसू माधव के व्यवहार में जो असंवेदनशीलता है अपनी ही पत्नी के प्रति, वो असंवेदनशीलता एक दिन में पैदा नहीं हुई, व्यवस्था की चोट के कारण हुई है, जो निरंतर होती रही। नैतिकता का जो प्रश्न है वो रोटी के बाद आता है, अपनी निजी आवश्यकताओं के बाद आता है। हम समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति से नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रेमचंद्र ने घटनाओं के माध्यम से, पात्रों के वक्तव्यों के माध्यम से अपने समाज को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इससे हम किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम कहते भी हैं कि जिस रचनाकार ने अपने समाज को जिया हो, अपने दौर को जिया हो, उसका साहित्य हमेशा बड़ा होता जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी की बात अगर हम करें, विश्वनाथ त्रिपाठी कहते भी हैं कि उनके रचना संसार का एक दायरा था। वे बनारस से लेकर कानपुर के बीच की भाषा लिखते हैं, या उनके जो पात्र हैं इसी के बीच के हैं। तो एक परिधि में रह करके भी वो अंतर्राष्ट्रीय लेखक बनते हैं, और इसीलिए उपन्यास सम्राट की उपाधि जो किसी को हिंदी वाला नहीं बल्कि शरचंदी देते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये साबित होता है, मुझे लगता है कि प्रेमचंद्र तभी प्रासंगिक रहेंगे जब उनके उपन्यासों में जो विषय उठाए गए हैं उनके महत्व कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं तो साहित्य के इतिहास के रूप में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। एक साहित्य को आदर्शवादी यथार्थ की तरफ या फिर यथार्थ की तरफ ले जाने का जो काम उन्होंने किया था, क्योंकि उनसे पहले के जो
के साहित्य को अगर हम लें तो तिलिस्मी है, ययारी है, मनोरंजन है। तो मनोरंजन से लेकर के इन कल्पना लोक से यथार्थ की धरातल पर लाने के लिए हम प्रेमचंद को सदैव याद करेंगे और याद करना भी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं बाकी सुधी वक्ताओं के लिए अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। विमल अपना अनम्यूट करो, आवाज कहाँ आ रही है, अनम्यूट करो। विमल आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित सर, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और आपके शब्द से निश्चित रूप से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही सहज शैली में और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात कही। मानस पत्रिका परिवार को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वक्ता के रूप में डॉक्टर बिंदु से निवेदन करता आप आज के इस विषय प्रेमचंद की प्राथमिकता विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर विंध्याचल यादव जी। धन्यवाद विमल, आवाज मेरी आप सब तक पहुंच रही है? थैंक यू। जी, आपकी आवाज आ रही। मानस पत्रिका के सौजन्य से आयोजित इस प्रेमचंद जयंती के अवसर पर इस आयोजित व्याख्यान में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैं विभा शंकर मैम का हार्दिक अभिवादन करता हूं और अभी मुख्य वक्तव्य दे रहे बड़े भाई दिलीप दीपक जी का भी अभिवादन करता हूं। आर्यपुत्र जिस तरीके से सब कुछ जोड़ते हैं वह अपने आप में हमेशा से बड़ा प्रशंसनीय है। मैं वैसे तो देख नहीं पा रहा हूं कि सुनने वाले जुड़े हैं कितने या कौन और किस तरह के लोग हैं, लेकिन मान कर चल रहा हूं कि मानस की टीम होगी और कुछ विद्यार्थी भी इसमें जुड़े होंगे। तो निश्चित रूप से बातचीत में उसी नजरिए से रखूंगा, क्योंकि कुछ छात्रोपयोगी बातें और प्रेमचंद को आज हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, यह तो एक अवसर भी है। और जैसा विषय रखा है आपने कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता, और प्रेमचंद की प्रासंगिकता जैसा भी दिलीप दीपक सर कह रहे थे कि प्रासंगिकता जैसा विषय या प्रासंगिकता जैसा जो टर्म है, शब्दावली है, वह ना इस्तेमाल करके हम अगर महत्व जैसा कुछ रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये उनकी पेशकश ठीक पेशकश है, क्योंकि प्रासंगिकता के प्रश्न माने प्रासंगिकता की सूली पर अक्सर लेखकों को टांगा जाता रहा है। और आपको जानकर मैंने जानना दिलचस्प होगा कि प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने, जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा, उन्होंने प्रेमचंद की प्रासंगिकता नाम से ही एक पूरी किताब लिखी है और बड़ा तल्ख विरोध किया है उन्होंने प्रासंगिकता के की सूली का उसमें। और ये माने जिन लोगों ने भी प्रेमचंद की प्रासंगिकता के प्रश्न उठाए और खासतौर पर कहा गया कि प्रेमचंद अब प्रासंगिक हमारे लिए नहीं रह गए हैं, उनका बहुत व्यवस्थित लेखन है उनका।
तो ये बात ठीक है। ये प्रासंगिकता प्रासंगिकता का प्रश्न तो थोड़ा साधारण प्रश्न है, महत्व तो बड़ा सवाल है, और लेखक का महत्व हमेशा रहता है। प्रेमचंद ने लिखा ही कि साहित्य सौंदर्य की विषय वस्तु, माने सौंदर्य भरता। सौंदर्य का मतलब, आप तो दिलीप सर तो शायर ही हैं माने साहित्य तो जीने की चाह और दुनिया को, जिंदगी को जीने लायक और खूबसूरती से भर देने का कला माध्यम ही है। तो उसमें तो प्रेमचंद जिस तरीके से कह रहे थे, और कोई भी बड़ा लेखक हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अब देखें कि प्रेमचंद की का जो लेखन है पूरा, खासतौर पर उनका कथा साहित्य, और उसमें नाटक को भी आप शामिल करें या निबंधों को भी शामिल कर लें, उनकी पत्रकारिता को भी शामिल कर लें, तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद के सामने दो बड़े महत्वपूर्ण मोर्चे थे जिस पर वो अपना, जिसके खिलाफ या कहिए कि जिसके प्रतिरोध में प्रेमचंद अपना लेखन खड़ा करते हैं। पहला जो मोर्चा है जिस पर वो अपने स्तर पर, एक लेखकीय स्तर पर लड़ रहे हैं, वो है औपनिवेशिक दासता या साम्राज्यवाद का। और दूसरा जो मोर्चा है वो भारतीय समाज के भीतर मौजूद जो सामंतवाद है, और सामंतवाद से जुड़ी हुई जो उससे पोषित सामाजिक व्यवस्था है, यानी जिसमें वो पुरोहिती को, मुल्लावाद को, कठमुल्लावाद को, सब चीजों को रखते हैं। तो अब आप देखें कि प्रासंगिकता के सवाल से या महत्व के सवाल से आप इन दोनों मोर्चों को जोड़ें, तो आप पाएंगे कि जो अंग्रेज थे वो तो चले गए, यानी जिसके खिलाफ, यानी आजादी की लड़ाई में जिस तरीके से साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लिख रहे हैं, तो साम्राज्यवाद शक्तियां तो चली गई। तो जो बातें साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने लिखी, अब ऊपर ऊपर से देखने पर आप कह सकते हैं कि अब उसका रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेज ही नहीं है, यानी हमारा देश गुलाम ही नहीं है, तो गुलामी के खिलाफ लिखा गया पूरा लिटरेचर, पूरे लिटरेचर की रिलेवेंस की परीक्षा करने का कोई मतलब ही नहीं बचता। लेकिन यहाँ मैं अपने विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी अगर इसमें जुड़े हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, साम्राज्यवाद जरूर खत्म हो गया, अंग्रेज जरूर चले गए, लेकिन जो औपनिवेशिक समझ थी या जो सोचने विचारने का सहूर है, ढंग है, वह वो देते गए हैं। यानी कि किसी भी चीज को देखने का जो हमारा तरीका है, वह बहुत दूर तक उस साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी सोच और चिंतन से प्रभावित है। वो खांचे, वो वर्गीकरण, वो सारे कुछ मौजूद है जिनमें हम रखकर अभी भी उन श्रेणियों में रखकर अपने समाज को, अपने साहित्य को समझते हैं। तो एक तो ये है कि उस तरह की श्रेणियों से टक्कर उनका साहित्य लेता रहेगा, जैसा कि बाद में रामविलास शर्मा वगैरह ने वो काम किया। रामविलास जी ने प्रेमचंद पर भी बहुत लिखा, 2 किताबें प्रेमचंद पर लिखी, प्रेमचंद और उनका युग नाम से। रामविलास जी को हम लोग इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया कि औपनिवेशिक चिंतन से के सामने भारतीय चिंतन परंपरा को रखने की पूरी कोशिश उनकी आलोचना करने देखने में आती है। इसीलिए उन्होंने भारत हिंदी के बड़े लोगों को, भारतेंदु को, निराला को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, प्रेमचंद को स्थापित किया हिंदी में और पूरे भारतीय साहित्य के बीचों बीच। तो ये इसीलिए है कि साम्राज्यवाद तो चला गया, पर साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ रिलेवेंस प्रेमचंद का और ऐसे तमाम हमारे बड़े लेखकों का जारी रहेगा है। और दूसरी बात यह भी कि पूंजीवाद के आने के बाद जिस तरीके से प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता वगैरह के खिलाफ लिखा है, और गोदान में या प्रेमचंद के अन्य तमाम रचनाओं में आप देखेंगे, खासतौर पर सूरदास का जो कैरेक्टर है रंगभूमि में, वो सारी चीजें आती हुई पूंजी और उससे होने वाले खतरों के लिए आगाह उस समय कर रही थी। लेकिन आज जिस समय हम जी रहे हैं, वो समय घनघोर पूंजीवाद का समय है, जहां हम कहते हैं कि ये नव साम्राज्यवाद या नव औपनिवेशिक समय है। तो प्रेमचंद का जो सारा औपनिवेशिकता के खिलाफ लिखा गया लिटरेचर है, वह आज नव औपनिवेशिक दौर में उसी तरह हमारे साथ रोशनी की तरह, मशाल की तरह है। तो रिलेवेंस देखिए कैसे चीजें बदलती हैं, और लेखक का जो लिखा हुआ है वो अपना अर्थ बदल देता है। और निश्चित रूप से सर कवि हैं, तो आप जानते ही हैं कि कविता कई बार जिस अर्थ में लिखी गई रहती है, समाज बदलने पर उस कविता का अर्थ बदल जाता है, वो दूसरे तरीके से फिर अपने समाज से जनता के पक्ष में लड़ना शुरू कर देती है। तो प्रेमचंद एक ऐसे ही लेखक हैं। यूं ही नहीं प्रेमचंद के उपन्यासों को महाकाव्यात्मक औदात्य का उपन्यास माना जाता है। तो महाकाव्यात्मक औदात्य का मतलब यही कि उसमें पोएट्री का बहुत बड़ा
अंश है। वो अलग बात है कि वो गद्य की शक्ल में है, और बाद की कविता तो गद्य की शक्ल में ही आती है। तो गद्य और कविता को बहुत अलगाया भी नहीं जा सकता। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सर अपने व्याख्यान में जो दो बैलों की कथा और ईदगाह की का जिक्र कर रहे थे, मैं एक एक लाइन उस पर बोलना चाह रहा था। वो ये कि दो बैलों की कथा के बारे में बहुत नई बात सर ने कही कि इस तरह की कहानियां पढ़कर हम लोग माने अपने जीवन में जीव जंतुओं के साथ जुड़ते हैं या जुड़ना सीखते हैं। और आप देखें प्रेमचंद के साहित्य में मनुष्य और जंतु का एक साथ सहजीवन या उसकी संस्कृति बहुत दिखाई पड़ती है। वो चाहे पूछ की रात हो, चाहे दूध का दाम हो, चाहे गोदान हो, इस तरह की तमाम रचनाएं आपके सामने रखी जा सकती हैं, जिसमें कुत्ते के साथ बैल के साथ वो जो है मनुष्य के सहजीवन को, ये चीज तभी संभव है जब आप कृषक जीवन और खेती किसानी करने वाली और उससे जुड़े हुए जो पेशे हैं उससे जुड़े हुए लोगों का जीवन जब रचते हैं तो उसमें जीव जंतु के साथ ही भारतीय संस्कृति का पूरा चेहरा उभर करके आता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि उससे हम अटैच होते हैं, एक कल्चर वो डेवलप करते हैं अपने लिटरेचर के माध्यम से। लेकिन दो बैलों की कथा को हम लोग जब पढ़ाते हैं सर, तो बताते हैं कि इसमें जो दो बैल हीरा और मोती हैं वो असल में उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली जो हमारे देश की पावर्स हैं, उन पावर्स में जो नरम दल है गांधी का, जो गांधीयन थॉट है, उसका प्रतीक है जो हीरा है, और जो मोती है वो जो माने सशस्त्र विद्रोह करने वाले दल है या जो है गरम दल जिसको आप कह सकते हैं, या उसमें भगत सिंह वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं। वो जो मोती का जो अपना स्टाइल है विरोध करने का, प्रतिरोध करने का, उसमें एक खास तरह की चुभन है, वो आक्रामक है। तो उसको आप जो है इस तरह भी कहने का मतलब लें, वो कहानी सीधे उस समय के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो खास राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति। और ईदगाह कहानी में केवल बच्चे और बुजुर्ग के बीच के रिलेशनशिप को ही नहीं वो कहानी दर्ज करती, वो तो है ही, वो है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज में जैसे हम अपने परिवारों से कट रहे हैं और संयुक्त परिवारों से का टूटन हुआ है, और उसमें बच्चे अब दादी और काकी और नानी की गोद में कहाँ पल बढ़ पा रहे हैं, जिसके नाते उनके अंदर जिस तरीके के मूल्यों का विकास होना चाहिए वो मूल्यों का विकास हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ईदगाह कहानी इस मूल्य व्यवस्था के विघटन की कहानी तो है ही, लेकिन उसके अलावा ईदगाह कहानी बचपन के दरकने और बचपन में ही बुजुर्गियत आने की जो जिम्मेदारी होती है उस पीड़ा की कहानी भी है। यानी जिस बच्चे के आंखों में कुछ ख्वाब होने चाहिए थे, कुछ सपने होने चाहिए थे भविष्य के, पढ़ाई लिखाई के, मेरी आवाज संभवतः चली गई है, मैं एक सेकंड। सर आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस उम्र में हामिद के आंखों में सपने होने चाहिए थे और जिस उम्र में उसके हाथ में कापी किताब और बस्ता होना चाहिए था, उस उम्र में वो घर गृहस्थी की चिंता से मग्न है और हाथ में चिमटा ले आता है। तो ये जो कम उम्र में सीनियर हो जाने का दर्द है ना, ये छूट यानी भारत के बच्चों के बचपन पर इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। बड़ा दिलचस्प, मैं अक्सर कक्षाओं में पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि हिंदी कविता में सूरदास अगर वात्सल्य के बहुत बड़े कवि हुए तो गद्य में बचपन पर उस तरह लिखा नहीं गया है। मनु भंडारी वगैरह ने कुछ लिखा, लेकिन प्रेमचंद ने जो ईदगाह लिखा ये उस तरह की कहानी, इस तरह की कहानी बूढ़ी काकी भी है प्रेमचंद के यहाँ, जिसमें एक बच्ची है जो बूढ़ी काकी से उस तरह जुड़ती है। जबकि प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि बूढ़ों और बच्चों के बीच एक स्वाभाविक विरोध होता है, क्योंकि बूढ़ों के सामने पूरा अतीत होता है और बच्चों के सामने पूरा भविष्य। तो जुआ पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी और जुआ पीढ़ी के बीच एक स्वाभाविक विरोध है। बावजूद इसके उन्होंने दोनों के संबंध पर, दोनों के आत्मीय रिश्ते पर ही भारतीय समाज की बुनियाद खड़ी करने की कोशिश अपने कथा साहित्य में की है। यह एक बड़ा वैल्यू सिस्टम है जो प्रेमचंद अपने रचना कर्म के माध्यम से दे रहे थे, जिसके नाते मैं समझता हूं कि उनका रिलेवेंस है, उनकी प्रासंगिकता है, उनका महत्व हमेशा हमारे बीच बना रहेगा। और जो दूसरा मोर्चा था उनका, जो सामंतवाद यानी कि जमींदार और खास तरह के लोगों के हाथ कब्जे में जमीनें रहेंगी और शेष लोग उस पर
खेती किसानी करेंगे, उसका मालिकाना हक उनका नहीं होगा। तो ये अब जमींदारी टूट गई और जमीनें लोगों के नाम से अब होने लगी हैं, तो मौलिक अधिकार हो गया, वो जो है आप अपनी संपत्ति रखें। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखेंगे कि सामंतवाद की अर्थव्यवस्था या आर्थिक सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भारतीय समाज के भीतर जाति और सोपानिक समाज व्यवस्था थी कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक चरणबद्ध सोपानिक व्यवस्था है, उसने अपने तमाम रूप, उसने अपना बड़ा कायांतरण किया। अब हम अपने समाज में ये नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था या जातिवाद वैसा ही था जैसा दुखी को झेलना पड़ा सदगत कहानी में, या जो है ठाकुर के कुआं में जो पात्र हैं उनको, या शंकर को सवा शेर गेहूं में, या घास वाली को उसमें जो है घास वाली कहानी में, या जो है ऐसी तमाम कहानियां हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। तो प्रारूप बदला है, कायांतरण हुआ है उस पूरे जो है सामंतवादी सिस्टम का, पुरोहिती और मुल्ला कठमुल्लावाद का। लेकिन उन सारी चीजों को प्रेमचंद ने अपने तरीके से, जिस तरीके से अपनी कहानियों में उसका प्रतिपाठ किया या उसका प्रतिरोध किया है, निश्चित रूप से आज हमारे समय और समाज में जहां जहां जिस भी रूप में स्त्री के खिलाफ या दलित या शूद्र के खिलाफ या जो भी हमारे समाज का हाशिया है उसके खिलाफ जहां कुछ भी दमन और शोषण है, वहां वहां प्रेमचंद न्याय के पक्ष में अपनी पुरजोर आवाज जो है खड़ी करते हुए दिखाई पड़ेंगे या दिख जाएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये सारे पक्ष हैं जहां से आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद के समय के सवाल जरूर बदल गए हैं, लेकिन वो साहित्य अपने तरीके से अपनी रिलेवेंस को भी रिक्रिएट करता है, वो दोबारा जो है अपने को प्रस्तुत करता है या बनाता है। अब जो मुझे आज अपने व्याख्यान में बात कहनी थी, एक बात जो मैंने पहले से सोच रखी थी कि ये बात जरूर कह दूंगा, वही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कि देखिए, मैं कहना ये चाह रहा था कि प्रेमचंद की कई कहानियां, जैसे अभी पिछले दिनों बातचीत में मैं आर्यपुत्र दीपक मौजूद थे, वहां पे मैं कह रहा था कि प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में आज के समय की जो अम्बेडकराइड दलित आलोचना है वह सामंत का मुंशी कह बैठती। हालांकि कुछ दलित लेखकों ने बाद में, जैसे अनिता भारती और बरजात्या वगैरह ने प्रेमचंद के पक्ष में भी लिखा, लेकिन कमल भारती वगैरह या डॉक्टर धर्मवीर वगैरह ने तो बहुत जम करके प्रेमचंद के खिलाफ लिखा। और कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि सामंत का मुंशी जैसी किताब तो धर्मवीर ने, देखिए एक किताब मेरे सामने मेज पर रखी हुई, तो लिखा उन्होंने, और इस खूंटे को आप उखाड़ नहीं सकते। दलित आलोचना की तरफ से उन्हें सामंत का मुंशी कहा गया। और ज्योति प्रसाद निर्मल जैसे माने सवर्ण मानसिकता के या माने पुरोहित मानसिकता के लेखक ने उस समय भारत नाम के अखबार में प्रेमचंद ने इस पर एक निबंध ही लिखा है उसका जवाब देते हुए, जब उन्हें घृणा का प्रचारक कहा, विधिवत FIR कर दी थी प्रेमचंद के खिलाफ, तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ लिखने वाले लेखक प्रोपेगेंडिस्ट हैं और घृणा के प्रचारक। तो प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा है, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, इस शीर्षक से निबंध लिखा है। उस निबंध को पढ़ना चाहिए। तो आपको ज्योति प्रसाद निर्मल के भारत अखबार में लिखे गए लेख का जवाब जमाना में 1934 में उन्होंने, मुझे लगता है कि अप्रैल 1934 के जमाना में वो जवाब प्रेमचंद का है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई मेरा विरोध किसी समाज की किसी जात या वर्ण से नहीं है, बल्कि जो सामाजिक वर्ग है, शोषण का एक पूरा वर्ग बन चुका है, जिसको वो टकेपंथी दल कहते हैं, माने जिसका पैसा ही धर्म है। वो कहते हैं कि पुरोहित, पंडे, मुल्ला, मौलवी और इस तरह के जो भी टकेपंथी दल के लोग हैं उनके खिलाफ मेरा पूरा प्रहार है और मैं पूरे ताकत से उस प्रहार को करता रहूंगा। और अभी सर जो उपन्यास सम्राट वाली बात कह रहे थे, जैनेन्द्र को एक चिट्ठी लिखी है प्रेमचंद ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल सम्राटियत बहुत बढ़ रही है, मुझे कोई सम्राट नहीं होना है। वो इस बात के खिलाफ थे कि उन्हें कोई उपन्यास सम्राट या कुछ इस तरह का कहे। वो बड़े ही, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपने लेखन में खासतौर पर गोदान में लिखा है कि मोटा झोटा खाना और मोटा झोटा पहनना, माने और मर्याद के साथ जीना, ये होरी की छोटी सी तमन्ना है जिसको जीना चाहता है। ये होरी की तमन्ना नहीं है, ये जो है दया नारायण निगम को एक चिट्ठी लिखी थी प्रेमचंद ने, उसमें भी एकदम यही बात अपनी तरफ से लिखी है कि मुझे कोई गाड़ी बंगले की हविस नहीं,
मैं बस कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूँ, कुछ लिखा छोड़ जाना चाहता हूँ कि जो इस वर्तमान समय के राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की जनता की राष्ट्रीयता में, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयता के निर्माण में, माने जो आजकल राष्ट्रवाद का बड़ा जोर है, राष्ट्रवाद पर बहुत जोरदार तरीके से लिखा प्रेमचंद ने। वो राष्ट्रवाद वही नहीं है जो आज के समय में एक खास तरह के रिलीजियस किस्म के राष्ट्रवाद की चर्चा की जा रही है। वो बड़ी मजबूती से राष्ट्रवाद के और देशभक्ति के पक्ष में लिखते हैं। देशभक्ति पर लिखने के नाते ही अंग्रेजों ने उनका पहला जो माने वो था कहानी संग्रह सोजे वतन, उसको जब्त कर लिया था और सिटीजन का आरोप लगाया गया। तो कहने का मतलब उन्होंने लिखा कि मैं कुछ ऐसी रचनाएं छोड़ जाना चाहता हूं कि जो आज के समय की यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में खास तरह की राष्ट्रीयता का निर्माण कर सके और आने वाली पीढ़ियों को वो रोशनी दे सके। अगर इतना मैं कर पाया तो मैं ठीक से मरूंगा। ये प्रेमचंद की ख्वाहिश है, एक कोई हविस नहीं है कि कुछ बना ले। अभी जो है हमारे हिंदी विभाग के ही एक बड़े कवि मैं इसलिए कह रहा हूँ, नौजवान लड़का है लेकिन बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, बिहार वैभव उसका नाम है, और वो कमाल का पोएट है। और उसने जो है प्रेमचंद के घर चलो, लेखक के घर चलो जैसी एक बीएचयू हिंदी विभाग ने एक श्रृंखला चलाई थी, जिसमें हम सभी अभी पिछले महीने गए थे प्रेमचंद के घर। तो प्रेमचंद का घर वगैरह घूमने के बाद उसने फेसबुक पर एक शिगुफा छोड़ा कि प्रेमचंद बहुत अमीर आदमी थे, उस तरह की कोठी और उस तरह का घर वगैरह जमीन वगैरह उस समय थी, तो वो गरीब नहीं थे। और इस पर इतना बवाल हुआ सोशल मीडिया पर। तो अभी मैं कल हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है मुंशी प्रेमचंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि प्रेमचंद मुफलिसी में ही जन्मे, मुफलिसी में ही जिए और मुफलिसी में ही मर गए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो कहने का मतलब जो हमारा परसेप्शन है ना लेखकों के बारे में, कई बार हम अपने परसेप्शन पर चले जाते हैं और उसके बारे में कुछ इस तरह की राय देते हैं। तो प्रेमचंद गरीब थे, अमीर थे, ऊंची जात के थे, नीची जात के थे, ये सब बातें एक तरफ, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन प्रेमचंद ने आर्य समाज में भी रहे। प्रेमचंद ने हिंदुओं के पक्ष में बहुत कुछ लिखा। अभी हिंदी विभाग में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उनकी जिहाद कहानी की चर्चा हुई। उन्होंने पंजाब प्रांत में जब मुसलमानों ने बहुत कत्लेआम किया, साम्राज्य दंगे हुए थे, उस पर वो कहानी लिखी है। यानी प्रेमचंद ने जहां बड़े घर की बेटी निचली जात की, वो ऊंची जातियों के वो की लड़कियां हैं, लेकिन वो जहां अन्याय देखते हैं और प्रेमचंद ने उसकी उधर से वो खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो प्रेमचंद को आप एक कटघरे में नहीं, बड़ी वैरायटी है उनके लेखन में। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि वो कभी गांधीवादी होते हैं, फिर बाद में आप जानते हैं प्रगतिशील लेखक संघ में भी उन्होंने जो है पूरा अपना वो किया। तो कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें उन्होंने वो अम्बेडकर के चिंतन से और उस समय अच्युतानंद जी के और सारे उस पूरे आंदोलन से प्रभावित होते हैं। इस तरह के मंदिर प्रवेश वगैरह इस तरह की कहानियां हैं। तो मेरे कहने का कुल लगभग लुआव या आशा ये है कि प्रेमचंद को बड़ी माने विशालता में उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और उनकी जो सबसे विवादित और सबसे सुप्रसिद्ध कहानी कफन है, उसको लेकर के मेरी जो अपनी समझ है, जैसा दीपक कह रहे थे कि मैं चीजों को नए ढंग से प्रस्तुत करता हूं, तो और तो सब बातें तो छोड़िए, सब बातें तो बहुत बातें हैं। उसको जैसे मार्क्सवादी आलोचकों में खासतौर पर वीर भारत तलवार उसको सभ्यता के खिलाफ विद्रोह की कहानी कहते हैं, लेकिन दूसरे मार्क्सवादी इंद्रनाथ मदान ने कहा कि कफन कहानी का जो सच है, कहानी सच है, वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता, यानी वो झूठ लगता, प्रोपेगेंडा लगता है। या बच्चन सिंह जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे और कम्युनिस्ट आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि यह आधुनिकता बोध की पहली कहानी है और यह जो है माधव घीसू के डिह्यूमनाइज होने को, अमानवीकृत होने की को दर्ज करती है और पहली बार वो अमानवीकृत होना एक आधुनिकता का लक्षण वो बताते हैं। बड़ा दिलचस्प है। निर्मल वर्मा ने साथियों एक किताब, निर्मल वर्मा की ढलान से उतरते हुए, उसमें प्रेमचंद पर एक लेख है और उसमें कफन पर बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी का रूसी साहित्य, गोगोल वहां का बड़ा लेखक था, गोगोल की एक कहानी थी ओवरकोट। तो निर्मल वर्मा ने कोट किया है, निर्मल वर्मा रेफरेंस देते हैं कि 19वीं शताब्दी का रूसी साहित्य गोगोल के ओवरकोट से निकला था कि नहीं निकला था, इसको तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन प्रेमचंद के बाद का हिंदी कथा साहित्य उनके कफन से ही निकला है। तो ये कफन के बारे में उनकी टिप्पणी कि कफन पहली कहानी है जो
हिंदी की पहली ब्लास्फेमस कहानी। ब्लास्फेमस शब्द अंग्रेजी का शब्द है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, और ब्लास्फेमस का मतलब यहाँ ईश निंदा नहीं है। निर्मल वर्मा ने उसका प्रयोग धर्म तंत्र और चलती हुई व्यवस्था के खिलाफ एक दखलंदाजी के रूप में उस शब्द का प्रयोग किया है। जो चलती हुई पुरोहिती और महाजनी की सभ्यता है उसमें पहली बार वो रोड़ा अटका देते हैं और कहते हैं कि मजाक उड़ाते हैं उस पूरे सिस्टम का। शराब को कहते हैं, निर्मल जी ने लिखा कि जब कफन के पैसे से खरीदी हुई शराब का पहला प्याला माधव और घीसू के होठों से लगता है, ये उन्हीं की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो उसी समय हिंदी कहानी से समाज के भीतर से निकलकर व्यक्ति अपनी पैदाइश को प्राप्त होता है। यानी समाज का बड़ा दबाव है उस समय के कथा साहित्य पर। उसके भीतर से व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी आइडेंटिटी या उसका जो अपना मन है कि मैं समाज के तरीके से नहीं जीना चाहता, तो वो बड़े अलग तरीके से देखिए कफन की व्याख्या निर्मल वर्मा ने की। लेकिन मेरा जो अपना विचार है इस संदर्भ में वो ये कि देखिए कफन कोई अचानक लिखी गई कहानी नहीं है। कफन में माधव और घीसू का जो जिसे डिह्यूमनाइजेशन बच्चन सिंह कहते हैं, जिसे निकम्मापन या कामचोरी आप कह सकते हैं, और एक काइयापन खास तरह का जो उनके अंदर है, जो छलते हैं, उन्होंने समाज से ही वो छल करना सीखा है। आप देखिए वो अचानक लिखी गई कहानी में, उसके पहले प्रेमचंद के यहाँ इस तरह की तमाम कहानियां नहीं, पात्रों के टूटन और दरकन की कहानियां मौजूद है। जैसे आप पढ़े सवा सेर गेहूं में शंकर पहले बड़ा मेहनती किसान है, और जब माने सवा सेर गेहूं लेने के बाद वो कई बार अपने खलिहान से पंडित को देना चाहता है, वो जो है कि भाई अपना अधिक वो लगान दे देता है, जानबूझकर जिक्र नहीं करता, लेकिन जब लगान देता है तो थोड़ा बढ़ा कर दे देता है। बावजूद इसके बाद में पंडित जी जो महाजन बन गए हैं, वो धीरे धीरे वो जाल बिछा दिया उन्होंने। धीरे धीरे जब शिकंजा कस लेता है तब वो हिसाब करने के लिए, पहले हिसाब करने के लिए नहीं बुलाया। इसीलिए शंकर कहता भी अगर पंडित जी महाराज पहले बताए होते हम चुका दिए होते, कई बार आपको फादिल दिए, लेकिन मैंने तो सोचा कि वो चुक गया। पर वो शिकंजा कसने के बाद हिसाब करते हैं, और आप जानते हैं कि जब वो हिसाब 60 रुपए करते हैं तो एक साल शंकर हाड़तोड़ मेहनत करता है। लेकिन आखिर में जब वो जान जाता है कि अब मैंने जब वो दोबारा हिसाब करने वो 60 रुपया लेकर जाता है, तो पंडित जी ने उसका सूद माने चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके 180 रुपया पहुंचा दिया। तो वो समझ गया कि इस माने चीज से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो प्रेमचंद ने तब लिखा है कि वही शंकर जो जूड़ी आने पर, माने बुखार चढ़े रहने पर भी काम पर जरूर जाता था, अब हीले हवाले करने लगा। ठीक रहने पर भी वो हीले हवाले करने लगा, यानी कामचोरी उसके यहाँ आने लगती है, और वो जान जाता है कि अभी मुझसे चुक नहीं सकता। सिस्टम के कब्जे में वो आ चुका है, शोषण के सिस्टम के कब्जे में। और प्रेमचंद लिखते हैं कि जो शंकर तमाकू खा पीता था, अब उसे गांजे और चरस की लत लगी। ये जो नशा है ना, नशाखोरी, जो माधव घीसू शराब पीते हैं जाकर के, ये शंकर के यहाँ तो निकम्मापन और नशा वो सारा शुरू हो चुका है। आप देखें पूछ की रात में किसान से जब वो मजदूर बन रहा है हल्कू, तो साई ऑफ रिलीफ लेता है, माने वो ठंडी सांस लेता है कि चलो छुटकारा हुआ इससे, यानी कि वो टूटता है अंदर से। आप देखेंगे सदगति को तो वहां दुखी भी टूटता है। तो आप ये देखें कि छोड़ता, हिम्मत छोड़ देता है कि अब इससे ज्यादा सह नहीं सकते, अब हम नहीं सह सकते। तो प्रेमचंद के यहाँ शोषण के खिलाफ बेपनाह लड़ाई के उपरांत टूटते हुए पात्रों की एक कहानी है, और भूख के स्तर पर उन्हें रोक देने की कहानी है, जैसे शंकर के साथ होता है। और आप देखें कि हल्कू, दुखी या शंकर अगर भूख और यातना के नीचे, महाजनी सभ्यता और पुरोहिती के शोषण के नीचे टूटते हुए पात्रों की कहानी है, तो कफन के माधव और घीसू उस टूट चुकी हुई पीढ़ी के बाद की पीढ़ी के पात्र, और वो कहानी वो टूटन के बाद की पीढ़ी के पात्रों की कहानी है। इसीलिए वो थोड़े अमानवीय या थोड़े हमारे आपके तरह के संवेदनशील नहीं दिखाई पड़ते। एक तो ये है, मैं इस कहानी को इसीलिए लगातार भूख की त्रासद कहानी के तौर पर पढ़ने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि जो अमानवीयता है, जैसे वो अपनी पत्नी का कफन जो बेच बैठते हैं, या
या वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो मर जाए और हम चैन से बैठकर आलू खाएं या जो भी करें। ये जो संदर्भ आता है जिस पर दलित आलोचना काफी तिलमिला उठती है। तो आप देखें कि दलित आत्मकथाएं अगर आप पढ़ेंगे, जो साथी दलित आत्मकथाएं कुछ पढ़े होंगे, चाहे वो कौशल्या बैसेंत्री की आत्मकथा हो। अरे मैं सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा तुलसीराम की मुर्दहिया का ही उदाहरण ले लूं। आप देखेंगे कि लगभग सारी दलित आत्मकथाओं में भूख की त्रासदी का ऐसा बीभत्स चित्रण है, ऐसा बीभत्स और अमानवीय चित्रण है कि दहल जाएंगे आप। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मुर्दहिया में ही तुलसीराम ये दिखाते हैं कि उनकी दादी वगैरह, जब अन्न तो मिलता नहीं, खेती बाड़ी थी नहीं, चमार आदि इस तरह की निचली जातियों के पास अभी भी नहीं है, तो दोस्तों उनकी महिलाएं लिखते हैं मुर्दहिया में तुलसीराम की जब डांगर मर जाते थे, हमारे जानवर मर जाते थे और डांगर बाहर फेंक दिए जाते थे, चमार जाति या में इस तरह की जातियों के लोग उसका चमड़ा खाल उतार लेते थे, तो जो दादी वगैरह थी, माने जो चमार जात की महिलाएं या इस तरह की जात की महिलाएं थी, वे जाति थी मांस काटने के लिए, जो है बर्तन लेकर, कटोरा लेकर और काटने के लिए हथियार लेकर, जिसको वो जिस समय काट रही होती थी उस समय चील, कुकुर, वो सब, कौआ मनुष्य के साथ उस पूरे कंकाल पर गुत्थम गुत्था हो रहे होते थे। उनके बीच से वो मांस काटने की प्रक्रिया कितनी अमानवीय है। और उस मांस को सुखाकर गर्मियों बरसात के दिनों में जब सब्जियां नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तब बताते हैं तुलसीराम की वो सुखा करके, उबाल करके, जो है सुखा करके रखा गया रहता था, उबाल करके नमक छिड़क कर वो बच्चों को दिया जाता था। आप कल्पना करें कि दलित विमर्श माधव घीसू की जिस अमानवीयता पर इतना अपमानित महसूस करता है, उस तरह के अपमान और माने भूख से उपजे हुए अमानवीयता के तमाम दृश्य जो उनकी आत्मकथाओं में भरे पड़े हैं, वो उनके संज्ञान में या उनकी जेहन में क्यों नहीं उभरता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कफन जैसी कहानियां भूख की त्रासदी से उपजी हुई कहानियां हैं, जिसके नाते और भूख के कारण क्या है, वो महाजनी सभ्यता और पुरोहिती और वो शोषण का लंबा इतिहास, वो औपनिवेशिक समाज, वो सारा कुछ है, उसमें कोई एक कारण अकेला नहीं, वो तमाम कारण है जिसमें वो वर्ग उसका शोषण होता है। तो ये तमाम बातें हैं। और कफन कहानी के बारे में मैं अभी हिंदी विभाग में बोल रहा था, कह रहा था कि उस पर बातचीत करने का मतलब है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डाल देना, यानी कि जैसे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर बाबाओं से लेकर कथावाचकों से लेकर एक साधारण विद्यार्थी और गांव के पुरनिया तक बहस करने के लिए तैयार हो सकते हैं, सबके पास अपने अपने तर्क हैं। उसी तरीके से प्रेमचंद की कफन कहानी पर भी साधारण से साधारण भी और विद्वान से विद्वान आदमी भी अपने तर्क लेकर खड़ा हो सकता है। सबके तर्कों का अपना अपना पक्ष है, स्वागत है उसका। मैं उसको ये मंच या ये समय या जगह नहीं है कि उसको काटा जाए एक एक करके, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि इस कहानी को इस नजरिए से भी पढ़ा जाए। और एक और बात, अंतिम बात, कि आप गौर फरमाएं, मैंने इस पर एक लेख भी लिखा है, एक जो है गांव के लोग पत्रिका बनारस से ही निकलती है, रामजी यादव उसको निकालते हैं। उसका पिछले साल मुझे लगता है 2021 में उसका विशेषांक, दलित विशेषांक आया था गांव के लोग पत्रिका को, उसमें मेरा एक लेख भी है इस मुद्दे पर। उस लेख का अर्थ ही माने स्थापना ये है कि माधव और घीसू के बारे में प्रेमचंद ये बात लिखते हैं कि वे माने जिस व्यवस्था में खेती किसानी करने वाले, मेहनत करने वाले लोग तकलीफ में हो और मौज उड़ाने वाले लोग, सोहना के वर्ग के लोग या जमींदार के वर्ग के लोग उनकी मेहनत पर मलाई काट रहे हो, उसमें माधव घीसू जैसे लोगों का पैदा हो जाना या उस तरह की आदत का पैदा हो जाना, कोई निकम्मेपन का पैदा होना, आक्रमणता का पैदा होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ये प्रेमचंद लिखते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि उसी व्यवस्था में तो बुधिया भी थी, ऐसा नहीं है कि माधव और घीसू केवल थे। जिस व्यवस्था के शोषण और अत्याचार के शिकार होकर माधव और घीसू अमानवीय, अकर्मण्य और निकम्मे हो जाते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था में रहते हुए भी बुधिया निकम्मी नहीं होती, वो मेहनत मजूरी करके उनका पेट भरती, दोजख भरती है, प्रेमचंद ने लिखा। और आप देखें कि पूस की रात में हल्कू निकम्मा होना पसंद करता है कि चलो छोड़ो, आराम करते हैं, बहुत हुआ संघर्ष, लेकिन घर गृहस्थी की चिंता में उसकी पत्नी मुन्नी वहां भी परेशान दिखाई पड़ती है। वो जोड़ती है एक एक पैसा, किसी तरह घर गृहस्थी चलाने की चिंता में मगन है। तो मेरा प्रश्न यह है कि बुधिया और मुन्नी जैसे जो पात्र, यानी स्त्री जो है,
उसको ये छूट क्यों नहीं है कि वह भी निकम्मी हो जाए। तो स्त्री नजरिए से इस कहानी को भी पढ़ने की मैं आग्रह करता हूं। तो इन सवालों के साथ या इन संदर्भों के साथ मैं आप सबको छोड़ रहा हूं। ज्यादा लंबा हो जाएगा और बात करने के लिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रेमचंद पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आपका संबोधन हम सबके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा यादगार रहेगा। आपने प्रेमचंद के माध्यम से एक नई दृष्टि दी है प्रेमचंद को समझने के लिए और हम सबको एक प्रेमचंद को पढ़ने के लिए एक नई जिज्ञासा आपने पैदा की अपने वक्तव्य के माध्यम से। बहुत ही सार्वजनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा। इसके लिए भारत पत्रिका की ओर से, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर विभा शंकर मैम को मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मैम, आप अपना जो भी वक्तव्य प्रस्तुत करें। विभा मैम। धन्यवाद विमल जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम, आ रही है जी। सबसे पहले आज प्रेमचंद जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं और प्रेमचंद जी को एक रचनाकार के रूप में, एक कथाकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर दिलीप दीपक जी और विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर विंध्याचल यादव जी, आप लोगों ने जो अभी अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया वो बहुत ही सारगर्भित है और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी और खास करके मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो ये मानस पत्रिका है और उनके जो संपादक हैं दीपक जी और आपका जो ये पूरा परिवार है मानस परिवार, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीष। और आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं जनहित में कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं। तो बहुत कुछ तो आप लोगों ने कह दिया हमारे विशिष्ट वक्ता और मुख्य वक्ता जी ने, और बहुत से ऐसे प्रश्न भी आप लोगों ने खड़े किए। बहुत अच्छी अच्छी विचारधारा सामने आई अभी। और हमारे जो पहले वक्ता हैं दिलीप दीपक जी, जो मुझे आज आप लोगों के माध्यम से पता चला कि आप एक रचनाकार हैं और आपने कहा भी कि आलोचक नहीं हूं मैं, एक रचनाकार के रूप में मैं देख रहा हूं। और प्रासंगिकता के प्रश्न को भी आप लोगों ने कहा कि ये प्रश्न रचनाकार के लिए सही नहीं है। मैं इस बिंदु पे नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि दुनिया ऐसी है कि किसी भी चीज की कीमत पूछती है कि आज आपकी क्या जरूरत है, आपको हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, हमारे समाज का आपका क्या योगदान है। तो मेरी समझ से एक व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि कोई भी रचनाकार अप्रासंगिक नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज को दिया हुआ होता है। वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को बहुत कुछ देता है। अब उसके विषय अलग अलग हो सकते हैं, उसका नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में हर रचनाकार जो है वो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो एक सर्जक होता है, वो सृजनकर्ता होता है। वो कहीं ना कहीं टूट करके, बिखर करके, अपने दुखों को अपने में समूह करके और समाज को बहुत कुछ दे जाता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कोट करना चाहूंगी गुलजार साहब को। उनको सभी लोग जानते हैं, गुलजार जी को।
गुलजार जी ने प्रेमचंद जी के बारे में कहा था, एक पत्रिका में मैंने वो पढ़ी थी वो बातें, कि जब मैं बच्चा था तो जब मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा तो मुझे लगा कि वो बच्चों के लेखक हैं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं युवा हुआ और मैंने उनको पढ़ा प्रेमचंद जी को, तो मुझे लगा कि वो युवाओं के लेखक हैं। और जब मैं इस अवस्था में हूँ तो मुझे लगा कि अरे वो तो बूढ़ों के, वृद्धों के बहुत ही परिपक्व लेखक हैं वो। तो एक रचनाकार दूसरे रचनाकार के बारे में इतनी बड़ी बात कह गया। वो अगर हम ईदगाह कहानी पढ़ते हैं तो लगता है कि वो बच्चों की मनोवृत्तियों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। तो बहुत सी चीजों को, जैसे कृषक जीवन की जो त्रासदी है उसको बयां करते हैं। अभी जो समय चल रहा है, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने के लिए। लेकिन हम जिस रचनाकार के बारे में आज बात कर रहे हैं वो आजादी का सूरज नहीं देखा था। उसके पास जो परिस्थितियां थी, स्थितियां थी, उनकी जो मनस्थितियां थी वो एक गुलाम देश की थी, वहां की जनता की थी, भूख की थी, गरीबी की थी, स्त्रियों की समस्याएं थी। मतलब पूरा का पूरा हमारा जो समाज था वो शोषित था, शोषण के नीचे दबा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में प्रेमचंद जी ने जो मुख्य चीज चुनी वो उन्होंने किसानों को देखा। अभी सारी चीजें सामने आई। अभी आप लोगों के दोनों आप लोगों ने विशिष्ट वक्ता जो आपने व्याख्यान दिया वो सारी चीजें आप लोगों ने समाहित की अपने वक्तव्य में। और मुझे जैसे लगता है कि सबसे पहले हम राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो सोजे वतन जो अभी बात हुई उसमें उनको जब्त कर लिया गया। लगा कि अरे मतलब इस व्यक्ति में इतनी विद्रोह की चेतना है कि वो लोगों को जागृत न कर दे। और उसी में एक कहानी की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी जिसमें है दुनिया का अनमोल रतन। उस कहानी में जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला करके दो। और वो अनमोल रत्न क्या है? किसी देशभक्त का जो रक्त है वो सबसे दुनिया का अनमोल रत्न है उसके लिए। तो ऐसी ऐसी कहानियां उन्होंने लिखना आरंभ की। तो राष्ट्रीय चेतना परक एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कहानी है। आप लोग सबने उस कहानी को पढ़ी होगी, वो है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी देख के लग रहा है कि कोई शतरंज खेलने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन वो कहानी प्रेमचंद ने जो लिखी है उसमें हमारी पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाई दिखती हैं, पूरी धज्जियां उड़ाते हैं वो, कि जो मीर और मिर्जा है दोनों, उन्हें किसी चीज की लत और चीजों की लत नहीं है, बस वो शतरंज खेलते रहते हैं। तो मात्र ये कह देना प्रेमचंद का ये उद्देश्य नहीं था कि मीर और मिर्जा शतरंज खेल रहे हैं। उनका ये दिखाना था कि हमारी पूरी जो भारतीय व्यवस्था है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऐशो आराम, अपने ऐश्वर्य के लिए चिंतित हैं और उसी में अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। लेकिन उनका राजा अंग्रेजों के हाथ से बंद करके और जा रहा है चुपचाप, बिना किसी क्रांति के, बिना किसी एक रक्त बहे, और सब अपने अपने घरों में बंद हैं। और वो उनका जो मुख्य राजा होता है वो वहां से अंग्रेजों के कैद में चला जाता है। और मीर और मिर्जा जैसे जो व्यक्तित्व हैं वो अपने शतरंज के राजा को बचाने में एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते हैं। वहां पे वो कहते भी हैं
उस कहानी में कि हमारे जो गरीब किसान हैं वो बहुत मेहनत करके जो अन्न उपजा रहे हैं वो सब कुछ हमारे गांवों से शहर में खींचा चला आ रहा है और यहाँ के लोग उसको अपने ऐश्वर्य पे खत्म कर दे रहे हैं। जैसे दलित चिंतन पे अभी बात हो रही थी, दलित विमर्श की भी बात हुई अभी। कफन कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही विस्तार के साथ आपने हमारे सामने रखा। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो बुधिया है और पूस की रात की जो मुन्नी है वो क्यों नहीं उस लत में शामिल होते, वो लोग क्यों नहीं ऐसा करती। तो बात यहाँ पे स्त्री मानसिकता की आ जाती है, यहाँ पे एक जो स्त्री सोच है उसकी भी बात आ जाती है कि वो विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपने परिवार को और अपनी जो उसकी संवेदना है वो नहीं मरती। ये एक स्त्री इस चीज को समझ सकती है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी वो अपनी जो अंतरात्मा है उसको नहीं बेचती। जो कि हम बुधिया को देखते हैं, जो मुन्नी है जो पूस की रात में उसको देखते हैं, निर्मला जो उनका उपन्यास है वहां देखते हैं, बहुत से स्त्री पात्रों को वो उठाते हैं। और प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सिर्फ आदर्श के प्रस्तुतिकरण नहीं करते, वो सिर्फ आदर्श नहीं उपस्थित करते बल्कि उन आदर्शों को स्वयं जीते हैं। उनका जो स्वयं का जीवन है वो उन आदर्शों को जीता है। जैसे स्त्री विमर्श इनमें बहुत जगह आया है, हर जगह ये स्त्री को एक तरह से प्रमोट करते हैं। तो ये अगर विधवा विवाह की बात करते हैं तो स्वयं एक विधवा से विवाह भी करते हैं और आजीवन उसे उसका निर्वाह भी करते हैं। कफन कहानी में जहां तक है, जैसा आपने बताया कि जो घीसू और माधव हैं उनका जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा डेवलप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं, खुद प्रेमचंद जी ने इसे कोट भी किया है कि वो देख रहे होते हैं कि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले, उनसे ज्यादा परिश्रम करने वाले उनसे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भला वो क्यों इतना काम करें, क्यों मर मर के काम करें। तो वो कहीं से मूर्ख नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। क्योंकि जब कफन के पैसे को पूरी तरह से खा जाने की बात आती है और जब उसका बेटा कहता है कि बापू वो तो उसका हम लोग जो पैसे खा रहे हैं वो तो तुमसे नहीं पूछेगी, हमसे पूछेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तब वो बड़े आराम से बहुत बड़े फिलोसोफर की तरह, बहुत बड़े दार्शनिक की तरह उसे समझाता है कि अरे बेटा वो तो बहुत अच्छी थी, उसने किसी को लूटा नहीं, किसी को सताया नहीं, वो तो स्वर्ग जाएगी सीधे। ये मोटे मोटे लोग जो हैं जो दूसरों को लूटते हैं वो नर्क में जाएंगे, वो तो बहुत अच्छी थी और जाते जाते हमें इतने अच्छे व्यंजन खिला करके गई है। बात यहाँ पे फिर भूख पे आ जाती है। एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि जब हम ईदगाह कहानी को पढ़ते हैं और फिर हम कफन कहानी को पढ़ते हैं, दोनों कहानियां उसमें भूख ही है, दोनों में भूख है। लेकिन उस समय तक प्रेमचंद जी जो है, जब ईदगाह कहानी तक उनका जो आदर्श था वो बहुत ही अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको अपनी भूख पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। वो उसे भी लालच है, ऐसा नहीं है कि उसे लालच नहीं होता, वो भी उसके मन में लालच आता है, वो भी मिठाइयाँ खाए, वो भी उन खिलौनों को ले, वो भी खिलौनों के साथ खेले। लेकिन बड़ा कैसे हो जाता है वो असमय बड़ा कैसे हो जाता है। उसकी परिस्थितियां, उसके घर की स्थितियां, वो अपनी दादी को रोज देखता है कि रोटी बनाते समय उसके हाथ जल जाते हैं। तो उसने उसे असमय बड़ा कर दिया है, उसे एक समझदार बना दिया है। वो छोटा बच्चा नहीं रह जाता,
और सारी परिस्थितियों से वो अपने मन के अंदर के लालच से लड़ता है और वो चिमटा खरीदता है। और अंत में वहां पे कहते भी हैं प्रेमचंद कि वो बड़ा बन जाता है और उसकी दादी है वो छोटी बन जाती है बच्चे की तरह और रोने लगती है। तो सचमुच में हमारे जो ये रचनाकार हैं, इनकी जो सोच होती है वो पूरे सामाजिक जो हमारी जो संरचना है उससे पूरी तरह से ये अंतस से जुड़े हुए होते हैं। और दलित चिंतन का जो ठाकुर का कुआं है, सदगति है, और उसी अगर फहरिस्त में हम देखें तो कफन कहानी भी है। तो जो आरोप लग रहे हैं वो उसमें हमें लगता है प्रेमचंद की सफलता ही सन्निहित है। जब कोई चीज आपको कचोटती है, जब किसी चीज से हम आहत होते हैं, जब प्रश्न ज्यादा होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चीजें सच हैं। वो चीजें सच हैं जो कफन कहानी पे इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। और जब सबसे जो सदगति कहानी इन्होंने लिखी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है। जो दुखिया उसकी जो मृत्यु हो जाती है, वही ठाकुर का कुआं में पानी के लिए एक व्यक्ति छटपटाता रहता है और उसी अच्छे पानी से गाय भैंस धोए जाते हैं। तो ये हमारी सामाजिक जो विषमताग्रस्त जो विष है जो चारों तरफ फैला हुआ था, उसको बहुत अंतरात्मा से वो महसूस कर रहे थे, अनुभूत कर रहे थे प्रेमचंद। उन चीजों को उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से बहुत विस्तार के साथ अभिव्यक्त किया है। और यही कारण है कि उनका जो कैनवास है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और जमाना पत्रिका जो आपने भी एक चर्चा किया था अभी, कि उसमें उन्होंने बहुत से आलेख लिखे जो अधिकांशतः किसानों पे थे, कृषक जीवन पे था। और जैसा कि एक जगह हमने उसको कोट किया है कि उन्होंने प्रगतिशीलता का जो दौर वो था, प्रगतिशील लेखक संघ के उन्होंने अध्यक्षता भी की थी और अपना आदर्शवाद भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कफन हो, बाद में जो भी उनकी कहानियां लिखी। इसीलिए उन्हें आदर्शोन्मुखी, यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो एक जगह उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है जिसे मैं पढ़ रही हूँ शब्दशः उन्हीं के शब्दों में। केवल पैसा कमा लेना ही किसी व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, उसका कर्तव्य मानवता का उन्नयन और मनुष्यों के मन में ऊंचे विचारों की प्रेरणा उत्पन्न करना है। ऐसा न हो तो मनुष्य और जानवर में फर्क क्या है, और उन पर यह जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है यदि उनके हाथ में कलम और कलम में ताकत हो। तो निसंदेह प्रेमचंद जी के कलम में बहुत बड़ी ताकत थी। और जैसा कि हम कहते हैं कि वो टॉलस्टॉय की तरह और गोर्की की तरह उन्हें हम उनके समकक्ष मानते हैं, कि उस तरह से उनकी भी कहानियां हैं। जैसे कि टॉलस्टॉय की बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो इन्हीं की तरह बहुत प्रेरणा देती हैं हमारे समाज को। और उसी फहरिस्त में हमारे ये प्रेमचंद जी भी आते हैं। तो एक बात मैं जो कह रही थी कि एक बच्चा अपने भूख पे, अपने लालच पे वो विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन कफन में घीसू माधव अपनी विजय पे, अपनी भूख पे विजय प्राप्त नहीं करते। तो ये एक यहाँ यथार्थ है, यहाँ पे एक नग्न यथार्थ है, और वहां एक बहुत बड़ा उदात्त आदर्शवाद है। तो भूख की त्रासदी, जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं, जो विभत्स सामाजिक व्यवस्था है, उसका अगर हमें पूरा चित्रण देखना हो तो हम गोदान में देख सकते हैं। गोदान में जैसा कि आप लोगों ने बताया, जो सीधा साधा व्यक्तित्व था प्रेमचंद जी का, और कहीं ना कहीं वही व्यक्तित्व वो
होरी में ले आते हैं। और होरी की जो उसकी पूरी की पूरी उसका रहन सहन था, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी का भी रहन सहन उससे मिलता है, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी वो उसका हम अगर ये कहें कि विचारधारा पूरी तरह से गोदान उपन्यास में कौन संप्रेषित कर रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग मेहता को देखेंगे। वो उनकी विचारधारा को वहां पे प्रकट कर रहे हैं। और गोदान जो कृषक जीवन की त्रासदी मानी जाती है, जिस एक किसान की ये बहुत बड़ी दिली तमन्ना होती है कि उसके दरवाजे पे एक गाय हो, और वो गाय उसे मिलती भी है और उसे छीन भी जाती है, और अंत में जो गोदान करने की जो एक मानसिकता है, वो गोदान भी नहीं कर पाती धनिया। तो वो बहुत सारी जो सामाजिक अव्यवस्था है वो सबका वहां पे वो अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में, अपने जो उन्होंने एक पत्रकार के रूप में पत्रिकाओं में लिखी है, वो सबका चारों तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो अगर प्रेमचंद जी जैसा रचनाकार अगर आजादी आज होता तो वो किस तरह की रचनाएं लिखता, ये भी एक मेरी समझ से बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज वो बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हम आजाद हैं, हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत सी जो हमारे किसान हैं वो बहुत कल के किसान नहीं रहे, हमारे मजदूर हैं कल के मजदूर नहीं रहे। स्त्री विमर्श में भी अगर हम आते हैं तो स्त्रियों की भी जो दशा है पहले से बहुत बेहतर है। तो आज अगर प्रेमचंद होते तो वो किस तरह की रचनाएं कर रहे होते, ये एक मेरा भी प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ मैं चाहूंगी अपने वक्तव्य को समाप्त करना। और इतने महान, इतने अपनी सामाजिक अव्यवस्था से सीधे सीधे लड़ने वाले जो लेखक हैं, उनको पुनः एक बार हृदय से नमन करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभा मैम, आपने बहुत सारगर्भित वक्तव्य दिया और निश्चित रूप से आपके वक्तव्य से हम सब लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आपके वक्तव्य प्रेमचंद को एक नई दृष्टि। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम के बीच में मानस पत्रिका के प्रधान संपादक हरिपुत्र दीपक जी से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जी विमल, आज का जो कार्यक्रम है वो लगभग 1.5 घंटे चला और इस 1.5 घंटे में न जाने कितने सूत्रवाक्य हमें मिले। हालांकि बीच में कुछ मिनटों के लिए जो तकनीकी असुविधा के कारण हम कट गए थे, लेकिन वो चूंकि रिकॉर्ड में है और ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से लाइव है, तो हम वहां से फिर से उसको सुन सकते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में न जाने कितने सूत्रवाक्य मिले। जैसा कि हम पहले ही कहे थे कि विंध्याचल सर हैं, हर एक चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास बस प्रयास मात्र नहीं रहता है, उसमें वर्तमान की प्रासंगिकता भी रहती है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, ये इस बात पे बहस होनी चाहिए, इस बात पे बात होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत अक्सर विंध्याचल सर करते हैं। तो मैं इतने सुधी वक्ता को, इतने सुधी वक्तव्य के लिए, सारगर्भित वक्तव्य के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मानस परिवार के लिए इतना समय निकाला और हम लोग को न जाने कितने सूत्रवाक्य दिए, जिसपे अभी मैं उस पर रिपोर्ट करूंगा इस कार्यक्रम के बाद, और वो शायद प्रिंट मीडिया में भी आएगा।
तो मैं सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिलीप दीपक सर, जैसा कि हम पहले से जानते थे कि ये हर एक पहलू को, साहित्यकार को हो या रचना को हो, वो आलोचकीय दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, ये एक कवि मन से देखते हैं, एक सृजक मन से देखते हैं। तो मुझे लगा था कि हाँ सर इस दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन कुछ बातें जो मुझे लगी कि ये बातें जरूर होनी चाहिए। मुझे लगा था कि हाँ, कि केवल और केवल प्रेमचंद जी को सिर्फ आलोचना की दृष्टि से कौन से ही क्यों देखा जाए। तो इस एक कवि मन की दृष्टि से, एक लेखक मन की दृष्टि से भी उन्हें देखने की जरूरत है और उस तरह से उन्हें सोचने की जरूरत है। तो सर आपने भी बहुत अच्छी बातें कही, कई सारी बातें, हालांकि मैं उसको नोट किया हूँ और तब से कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, शैलयाम जी, नीलम जी, बहुत सारे, चमनदीप जी और कई लोग हैं, ताज जी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कमेंट के माध्यम से अपनी टिप्पणियां पहुंचा रहे थे हम तक, हम सब, सालू राय जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अब बार बार आपके दिए गए जो कोट्स थे, जो सूत्रवाक्य थे, उसको कोट कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें जो पसंद आ रही थी बातें, तो अच्छा लगा। इतने सारे सूत्रवाक्यों को लेकर के, इतने सारे गूढ़ वक्तव्यों को लेकर के हम यहाँ से विदा लेंगे। और अध्यक्ष वक्तव्य के लिए मैं मैम का आभार नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु माँ है और माँ को क्या आभार कहना। हाँ, ये है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जैसा कि उन्होंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं वो साहित्य के हित में भी है, देश हित में भी है और समाज में हित है। मुझे भी बार बार कभी कभी ये लगता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। मैं जहाँ पे हूँ वहां पे आसपास में पहले जब मैं आया था तो कम से कम 20-25 हरे भरे बड़े बड़े पेड़ थे। आज वो सारे पेड़ काट दिए गए। कुछ दिन पहले की बस एक दो बात मैं बोल करके अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करूंगा। ये कार्यक्रम भी अपनी समाप्ति की ओर है। मैं अपने मन की पीड़ा बस व्यक्त करना चाहता हूँ कि सामने में पेड़ था, नीम का पेड़ था और उसको काट दिया गया। और आपको बता दें कि उस पेड़ पे कम से कम 20 से 25 घोंसले थे, जिसमें छोटे छोटे अंडे, किसी में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे। जब उसको पेड़ को काटा गया तो कम से कम 100 से 200 चिड़िया इसके पेड़ के आसपास मंडरा रही थी, ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसके बच्चे गिरे पड़े थे। कई तो उसमें मर गए थे। मतलब देख के ऐसा लगा कि हम कहाँ हैं, किस मानवता की बात कर रहे हैं, किस नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं। और वहीं पे कंक्रीट के महल बना दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें जो हमारे आसपास होती रहती है। परिवार की, आज देखिए जब हम परिवार का विघटन हो रहा है, विंध्याचल सर इसको बार बार कोट भी कर रहे थे कि बड़े घर की बेटी की कमी आज हर घर को खलती है। कहाँ किसी घर में आनंदी पल रही है आज, जो विखंडित होती समाज को, परिवार को एकत्रित करने की कोशिश करे। तो बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। मुझे आप लोगों से, हमारे परिवार को, मानस परिवार को, और ये चूंकि सोशल मीडिया पे है तो ना जाने कितने लोग इसको देखेंगे, उन सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं पुनः मैम का, विंध्याचल सर का और दिलीप दीपक सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप लोगों ने समय निकाला, और समय इसलिए भी क्योंकि हम लोग आपसे सीखते हैं, निरंतर सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। और चूंकि विमल मेरे अनुज हैं, और विमल एक बात बता रहे थे कि जब मैंने बोला कि आपको संचालन करना है, तो इन्होंने कहा कि आपने संचालक को प्रेमचंद जी के ससुराल से चुना है। तो प्रेमचंद जी का जहाँ ससुराल था वहीं से विमल है। तो अच्छा लगा कि मुझे कि विमल उस माहौल से भी हैं, उनके प्रेमचंद जी के साहित्य को तो पढ़े भी हैं, उस माहौल को भी इन्होंने जीने का प्रयास किया होगा कि आखिर प्रेमचंद जो आज से लगभग 100 साल पहले जी रहे थे। तो चूंकि कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और इसी कुछ बातों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर हम किसी गोष्ठी में, फिर किसी नए विषयों को लेकर के हम आगे कभी मिलेंगे, और आप लोग जितने भी स्तुति वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं, आप सबको पुनः सुनने का मौका मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम को अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबको प्रणाम।